मूवी की शुरुआत में हम ऑरेगन स्टेट नाम की एक जगह पे एक घर को देखते हैं। ये एरिया काफी सुनसान टाइप का होता है, यहाँ तक कि आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं होता। इसी घर में एक बाप बेटे की जोड़ी रहती है। पिता का नाम ग्रेडी और बेटे का नाम ब्लेक होता है। एक दिन बाप बेटा पास के जंगल में शिकार के लिए जाते हैं ताकि कुछ दिनों के लिए खाने का बंदोबस्त हो सके, क्योंकि एरिया ज्यादा ठंडा होने की वजह से वहाँ पे अनाज की खेती ना के बराबर होती थी। वैसे हमेशा ब्लेक के पिता अकेले ही शिकार पे जाया करते थे। ब्लेक आज पहली बार अपने पिता के साथ शिकार पे जा रहा होता है। ब्लेक के पिता का नेचर रूड टाइप का होता है। वो हर वक्त ब्लेक से गुस्से में ही बात करते थे। शिकार के रास्ते में ब्लेक को एक मशरूम का पौधा दिखाई देता है। वो उसे टच करने ही वाला होता है कि तभी ब्लेक के पिता ब्लेक को उसे छूने से मना करते हैं और साथ में जंगल की और दूसरी चीजों को भी। इसी बातचीत के दौरान ब्लेक के पिता के सामने एक हिरन की हलचल दिखाई पड़ती है। ग्रेडी उस हिरन को अपने बंदूक की गोली से मारना ही वाला होता है कि तभी वो अचानक से कहीं ओझल हो जाता है। ग्रेडी जब पीछे मुड़ के देखता है तो ब्लेक भी वहां नहीं होता। दरअसल ब्लेक उस हिरन को खुद से मारकर अपने पिता का भरोसा जीतना चाहता था, इसलिए वो उस हिरन का पीछा करते हुए जंगल के अंदर तक आ जाता है। एक जगह ब्लेक जमीन पे लेटकर अपनी राइफल के टेलीस्कोप से उस हिरन को खोजने लगता है। हिरन तो उसे दिखाई नहीं देता, पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है और तभी टेलीस्कोप से देखने पर ब्लेक को एक अजीब सा आदमी जैसा कुछ दिखाई देता है। ब्लेक ये देखकर घबरा जाता है। इसी के साथ वो आवाज और पास से आ रही होती है कि तभी ब्लेक के पिता भी वहां आ जाता है। वो ब्लेक को चुपके से यहाँ आने के लिए खूब डांटते हैं। ब्लेक के पिता को भी वो डरावनी आवाज जोर से सुनाई देने लगती है। ग्रेडी को अंदाजा हो गया था कि आखिर ये किस चीज की आवाज है, इसलिए वो तुरंत ब्लेक को लेकर पास ही के वुडन शेल्टर में जाकर गेट की तरफ अपनी राइफल करके बैठ जाता है, ताकि अगर वो क्रिएचर ऊपर आने की कोशिश करे तो उसे अपनी बंदूक से उड़ा दे। और एक टाइम पे क्रिएचर गेट के पास तक आ भी जाता है, पर तभी उसे वो हिरन दिख जाता है जिसे ग्रेडी और ब्लेक ढूंढ रहे थे। वो क्रिएचर इन दोनों को छोड़ हिरन पे अटैक करके उसे खा जाता है। ग्रेडी धीरे से जब शेल्टर से बाहर देखता है तो उसे थोड़ी दूर पर वो हिरन मरा हुआ दिखाई देता है। टेलीस्कोप से देखने पर ग्रेडी को उस क्रिएचर की हल्की झलक जैसे ही दिखाई देती है, वो उसे मारने के लिए गोली चला देता है। वो क्रिएचर इतना तेज होता है कि उसे गोली नहीं लगती। इसके बाद ग्रेडी ब्लेक को लेकर किसी तरह अपने घर में आ जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेडी अपने फ्रेंड डैन से कांटेक्ट करके आज की घटना के बारे में बताता है कि कैसे उसने जंगल में उस खूंखार वुल्फमैन को देखा। वो डैन को अपने साथ वहां चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि वुल्फमैन को मार सके, पर डैन साफ साफ मना कर देता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 30 साल बाद पे, जहाँ हम ब्लेक को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो गया है। उसकी अब शादी हो गई है। वो अब अपने गांव को छोड़कर एक शहर में राइटर की जॉब करता है। ब्लेक आज अपनी बेटी जिंजर को घुमाने लाया होता है। बाप बेटी की खूब बनती है, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो भी समझ लेते हैं। दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। खैर, ब्लेक घर पहुंचकर खाना बनाता है और घर के काम निपटा रहा होता है। इतने में ब्लेक की वाइफ शार्लेट फोन पे बात करते हुए घर में आती है। वो काफी बिजी लग रही थी। शार्लेट अपने साथ लाई लेटर ब्लेक को देती है। ब्लेक जब उस लेटर को पढ़ता है तो वो उदास हो जाता है। जब सब लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं तब ब्लेक उस लेटर का जिक्र करते हुए बताता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ब्लेक बताते कि उसके पिता हमेशा उस पर गुस्सा किया करते थे, इसलिए उसने एक दिन वो घर छोड़ दिया और उसके बाद से फिर दोबारा उनसे कभी बात नहीं हुई, पर आज उनकी याद आ रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग शार्लेट को हम अपने ऑफिस से बाहर आते देखते हैं। ब्लेक वहीं एक सीढ़ी पे बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। ब्लेक अभी भी उस लेटर को लेकर अपसेट होता है। ब्लेक शार्लेट को अपने साथ अपने गांव चलने के लिए बोलता है। इसी बहाने अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि ब्लेक को समझ आ गया था कि परिवार ही सब कुछ है। शार्लेट पहले तो काम का बहाना बनाने लगती है, पर फाइनली ब्लेक किसी तरह शार्लेट को अपने गांव चलने के लिए मना लेता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ब्लेक अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने अपने होम टाउन ऑरेगन स्टेट के लिए निकलता है। सब लोग काफी खुश होते हैं, पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि काफी समय बाद आने के कारण एक जगह पे आके ब्लेक को अपने घर पे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है और आउटसाइड एरिया होने की वजह से ब्लेक के मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता है, जिससे कि मैप के यूज करके वो अपने घर तक पहुंचा जा सके। पर किस्मत से वहीं एक आदमी ब्लेक को मिल जाता है जो शेल्टर में होता है। ब्लेक उसे पास बुलाता है और बताता है कि वो यहाँ काफी दिनों बाद आया है, इसलिए उसे अपने घर पे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और जैसे ही ब्लेक अपने पिता ग्रेडी का नाम लेता है, वो आदमी जिसका नाम डेरिक है वो तुरंत ब्लेक को पहचान लेता है। दरअसल ये डैन का बेटा होता है। ये वही डैन है जिसे 30 साल पहले ब्लेक के पिता ग्रेडी उस वुल्फमैन के बारे में बताते हैं। खैर, ब्लेक की वाइफ शार्लेट की ना चाहते हुए भी ब्लेक उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और जिसके बाद ब्लेक डेरिक के बताए रास्ते पे चलने लगता है। चलते चलते काफी रात हो जाती है। ब्लेक डेरिक से अपनी वाइफ और बेटी के बारे में बताता है कि हम लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं, जिस पर डेरिक ब्लेक से कहता है कि यहाँ छुट्टियां मनाने कोई नहीं आता, तुम लोग ऐसा करने वाले शायद पहले होंगे, क्योंकि ये एरिया बहुत ही खतरनाक है। और ये बातें चल ही रही होती है कि तभी ब्लेक के सामने कोई अचानक से आ जाता है, जिसको बचाने के लिए ब्लेक गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा लेता है। गाड़ी छोटे मोटे पेड़ों को उड़ाते हुए एक बड़े पेड़ से जाकर भिड़ जाती है। किस्मत अच्छी होती है कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई होती है।
पर गाड़ी पेड़ से तिरछी टिकी थी जो कभी भी पलट सकती थी। डेरिक अचेत में जैसे ही गाड़ी का गेट खोलता है वो नीचे गिर जाता है। ब्लेक अपनी वाइफ और बेटी को गाड़ी के ऊपर जाने को बोलता है। शार्लेट जिंजर को लेकर गाड़ी के ऊपर चली जाती है। ब्लेक भी जैसे ही गाड़ी के ऊपर जाने वाला होता है उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देने लगती है। ये वही 30 साल पुरानी आवाज थी जो उसने तब सुनी थी जब ब्लेक अपने पिता के साथ शिकार करने आया था। ब्लेक उस वुल्फमैन जो आधा भेड़िया और आधा आदमी होता है उसे अपनी गाड़ी के साइड मिरर से नजदीक आते हुए देखता है। वो चुपके से अपनी गाड़ी का गेट बंद करने ही वाला होता है कि तब तक वो आदमखोर भी वहां आ जाता है और अपने पंजे से साइड डोर के ग्लास पे मारता है, जिससे गाड़ी के साइड डोर का ग्लास टूटकर ब्लेक के हाथ में चुभ जाता है। गाड़ी स्टेबल ना होने की वजह से आदमखोर गाड़ी से नीचे गिर जाता है और पहले से ही नीचे गिरे डेरिक को उठा ले जाता है। ये देखकर ब्लेक बिना टाइम गंवाए अपनी बेटी और वाइफ को लेकर गाड़ी से नीचे कूद जाता है और पूरी ताकत से शार्लेट और जिंजर को भागने को बोलता है। भागते भागते किस्मत से सब लोग अपने घर के ही कंपाउंड में आ जाते हैं, पर उस आदमखोर की भी आवाज तेज होती जा रही थी, यानी वो भी इन सबके करीब ही था। आदमखोर इन सबको पकड़ने ही वाला होता है कि तब तक ब्लेक अपनी फैमिली को लेकर अपने पिता के घर में घुस जाता है। घर में घुसते ही ब्लेक सभी खिड़कियां और दरवाजे को ठीक से चेक करता है। हम देखते हैं कि सभी खिड़कियां और दरवाजे पर लोहे की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है। ये देखकर ब्लेक को थोड़ा सुकून मिलता है। ब्लेक जिसके बाद सीधे अंडरग्राउंड में जाकर घर के पावर सप्लाई को ऑन कर देता है। ऊपर आने के बाद ब्लेक अपनी बेटी को वहीं एक सोफे पे सुलाने लगता है और उससे प्रॉमिस करता है कि उसे कुछ भी होने नहीं देगा। जिसके बाद ब्लेक मेन दरवाजे को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पास में पड़ी एक वुडन अलमारी को उससे चिपका के रख देता है। ये सब हरकतें को करता देख शार्लेट ब्लेक से उस जानवर के बारे में पूछती है, जिसपे ब्लेक उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि वो खुद जानवर के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। इन सब के बीच ब्लेक को याद आता है कि उसके घर में एक ट्रांसमीटर हुआ करता था। वो तुरंत उसे ढूंढने बेसमेंट में जाता है। ब्लेक को वो ट्रांसमीटर मिल जाता है, पर फिलहाल वो काम नहीं कर रहा होता है। निराश होकर ब्लेक उसी बेसमेंट में कुछ खाने की तलाश करने लगता है। किस्मत से उसे वहाँ कुछ मिल जाता है। वो तुरंत उसे खाने लगता है। फर्स्ट बाइट लेते ही एक अजीब चीज होती है। ब्लेक का एक दांत टूटकर बाहर आ जाता है। ये देख शार्लेट घबरा जाती है। इतने में शार्लेट की नजर ब्लेक के कटे हाथ पे पड़ती है। शर्ट निकालने पे पता चलता है कि जख्म काफी गहरा है। शार्लेट ब्लेक के घाव पे एंटीसेप्टिक लगाकर पट्टी बांध देती है। ब्लेक जिसके बाद वापस से ऊपर आकर मेन दरवाजे को और मजबूत करने में लग जाता है। ब्लेक के साथ अब कुछ अजीब चीजें होने लगती है, जैसे कि जब वो दरवाजे पे कील ठोकता है तो वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, जिसके कारण उसके हाथ पे हथौड़ी से चोट लग जाती है। जब वो अपने चोट लगे खून को साफ कर रहा होता है तभी उसे ऊपर के फ्लोर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। ब्लेक डरते हुए ऊपर जाके देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है, बस एक मकड़ी होती है। उसे हर चीज की आवाज अब लाउडली और क्लियरली आ रही होती है। जब ब्लेक वापस से अपनी बेटी को देखने आता है तो उसे घर के बाहर से उस आदमखोर की डरावने वाली आवाज आ रही होती है। ब्लेक भी उस आवाज को फॉलो करने लगता है और एक जगह पे दोनों गेट के आमने सामने आते हैं और तभी अचानक से वो आदमखोर अपने जोरदार पंजों से दरवाजे को तोड़ता हुआ ब्लेक की टांगों को पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। शार्लेट भी वहीं पे होती है। वो तुरंत वहीं पड़े हथौड़े से उस आदमखोर के हाथ पे बार बार हथौड़े मारने लगती है, जिससे किसी तरह ब्लेक की जान बच पाती है। शार्लेट समझ गई थी कि यहाँ कोई भी सेफ नहीं है, इसलिए वो तुरंत बेसमेंट में जाकर उस ट्रांसमीटर की सहायता से किसी तरह की मदद बुलाने की कोशिश करती है, पर सब बेकार होता है क्योंकि वो ट्रांसमीटर काम ही नहीं करता है। इधर ब्लेक की बिगड़ती हालत के कारण उसके चेहरे में बदलाव होना चालू हो जाते हैं और उसका अपने दिमाग पे भी कंट्रोल नहीं रहता, जिसके कारण वो पैंट में पेशाब कर देता है, यहाँ तक कि वो अब बोल भी नहीं पा रहा होता है। शार्लेट ब्लेक के हाथ पे नोटिस करती है कि उसके हाथ से अब ज्यादा खून निकल रहा है और जैसे उसकी शर्ट ऊपर करते वो देखती है कि उसका हाथ सड़ता जा रहा है। और तभी एक अजीब चीज होती है। ब्लेक को जैसे अपने हाथ पे लगा खून दिखाई देता है, वो अजीब ढंग से भूखे जानवर की तरह अपने ही हाथ को खाने लगता है और तब समझ में आता है कि ये जो कुछ भी ब्लेक के शरीर में बदलाव हो रहे हैं उसका मेन कारण वो आदमखोर है। तो मूवी में अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब ब्लेक उस आदमखोर को देख अपने साइड डोर को बंद कर रहा था और उसी दौरान कांच टूटने से जो उसे चोट लगी थी, दरअसल वो चोट कांच टूटने से कम बल्कि उस आदमखोर की झपट्टा बांधने से ज्यादा लगी थी। और अब जैसे जैसे आदमखोर के वायरस का असर ब्लेक के शरीर में फैल रहा था, ब्लेक का बर्ताव भी चेंज होता जाता है। खैर, ब्लेक जब अपने हाथ के मांस को खाते खाते शार्लेट को देखता है तो वो ग्लानि से भर जाता है। उसे खुद पे शर्म आ रही होती है कि वो कैसा बनता जा रहा है, पर शार्लेट कहीं न कहीं ये जानती थी कि इसमें ब्लेक की कोई गलती नहीं है। उसे पता है कि ब्लेक फिलहाल बीमार है, अगर उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो वो ठीक हो सकता है। और तभी ये सोचते हुए शार्लेट खिड़की से बाहर ब्लेक के पिता की कार देखती है। उसे याद आता है कि उसने एक चाबी का छल्ला बेसमेंट में देखा था। वो बेसमेंट से चाबी लाकर ब्लेक और बेटी के साथ चुपके से उस कार तक पहुंच जाती है। ब्लेक और जिंजर को गाड़ी में बिठाकर शार्लेट किसी तरह उस भंगार गाड़ी को चालू करने में लग जाती है, वो भी बिना आवाज किए, क्योंकि आवाज हुई तो वो आदमखोर आ जाएगा। खैर, किसी तरह शार्लेट उस गाड़ी को चालू करने में कामयाब हो जाती है, पर जिस बात का डर था वही होता है। गाड़ी की आवाज सुनकर वो आदमखोर आ जाता है
और गाड़ी के बोनेट पे चढ़कर शार्लेट पे हमला कर देता है। शार्लेट अपने साथ लाई चाकू से उस आदमखोर के हाथ पे 4-5 बार वार करती है, जिससे आदमखोर तिल मिलाने लगता है और इसी का फायदा उठाकर शार्लेट ब्लेक और जिंजर को लेकर पास ही के एक तंबू पे चढ़ जाती है। ब्लेक में अभी भी चेतना बाकी थी। सभी लोगों के ऊपर चढ़ने के बाद ब्लेक उस सीढ़ी को भी ऊपर खींच लेता है, पर वो तंबू इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता कि वो 3 लोगों का भार सह सके और वो धीरे धीरे फटने लगता है। और इधर नीचे से आदमखोर अपने पंजों से हमले किए जा रहा था। अपने परिवार को मरता देख ब्लेक उस आदमखोर का ध्यान भटकाने के लिए खुद नीचे कूद जाता है और जैसे ही आदमखोर ब्लेक की तरफ भागता है, शार्लेट मौका देकर अपनी बेटी को लेकर वापस घर में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद ब्लेक घर के बाहर खड़ा होता है। शार्लेट अब ब्लेक को देखकर डरने लगी थी, इसलिए वो गेट खोलना नहीं चाहती थी, पर जिंजर अपने पिता को इस हाल में नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अपनी माँ को बोलकर ब्लेक को घर के अंदर बुला लेती है। ब्लेक अंदर आके सोफे के सहारे लेट जाता है और जिंजर भी अपने पापा के पास जाकर बैठ जाती है और ब्लेक के सर पे हाथ रखकर भरोसा दिलाती है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जिंजर को कहाँ पता था कि उसका बाप अब पहले जैसा नहीं रहा, वो एक आदमखोर बन चुका है। उसे हर वक्त खून की खुराक चाहिए और जैसे ब्लेक को भूख लगती है वो शार्लेट की तरफ दौड़ता है। ये देख सब लोग डर जाते हैं। अपनों की आंखों में डर देखकर एक बार फिर ब्लेक की चेतना जागती है, उसे पछतावा होने लगता है। इसके बाद वो घर छोड़कर जाने का डिसाइड करता है और जैसे ब्लेक घर का दरवाजा खोलता है वो आदमखोर ब्लेक पे अटैक कर देता है। आदमखोर ब्लेक को बुरी तरह मारता है और एक टाइम पे उसको खत्म करने ही वाला होता है कि शार्लेट उस पर लोहे से वार कर देती है। आदमखोर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, पर अब वो ब्लेक को छोड़ शार्लेट और जिंजर को मारने के लिए दौड़ता है। अपनी फैमिली को खतरे में आता देख ब्लेक एक बार फिर पूरी ताकत से उस आदमखोर से भिड़ जाता है और इस बार वो उसकी गर्दन ही चबा जाता है, जिससे फाइनली वो आदमखोर मर जाता है। उस आदमखोर के मरने के बाद ब्लेक जब उसको गौर से देखता है तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। उस आदमखोर के हाथ पे टैटू को देखकर ब्लेक को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका बाप ग्रेडी है। दरअसल ब्लेक के पिता एक दिन जंगल में गए और फिर दोबारा कभी नहीं लौटे। सबको लगा कि वो मर गए हैं, पर ऐसा नहीं हुआ था। हुआ यूं था कि ब्लेक के पिता उस दूसरे आदमखोर को मारने जाते हैं और उसे मार भी देते हैं, पर वो खुद उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और जंगल में भटकने लगते हैं। खैर, ब्लेक अपने पिता को मारने के बाद दुखी होकर घर से बाहर निकल जाता है। अपने पिता का खून पीने की वजह से ब्लेक भी पूरी तरह से आदमखोर बन जाता है। उसके शरीर की बनावट भेड़िए में बदलने लगती है। ब्लेक अपनी बेटी से बात करना चाहता था, इसलिए वो गेट के सामने खड़ा हो जाता है, पर शार्लेट दरवाजा नहीं खोलती है। उसे अब ब्लेक पे भरोसा नहीं रह गया था। वो ब्लेक को देखकर डरने लगती है, पर ब्लेक घर के ऊपर से रोशनदान में से घुसकर घर के अंदर आ जाता है। शार्लेट ब्लेक को घर में देखकर डर जाती है और उस पे चाकू से हमला कर देती है, पर ब्लेक कोई नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि वो अपनी बेटी से बात करने आया था। शार्लेट किसी तरह अपनी बेटी को लेकर वहां से भागकर स्टोर रूम में आ जाती है। ब्लेक के नाखून अब भेड़ी की तरह हो चुके थे। वो उन्हीं की सहायता से उस रूम में घुसने के लिए एक सुरंग जैसा खोदने लगता है। ब्लेक को अपने पास आता देख शार्लेट को उसी रूम में एक जानवर पकड़ने वाला ट्रैप दिखाई देता है। वो उसे वहाँ फिट कर देती है और जैसे ब्लेक शार्लेट के पास आता है वो उस ट्रैप में फंस जाता है। ब्लेक को ट्रैप में फंसा देख शार्लेट अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ब्लेक उस ट्रैप से निकलने की पूरी कोशिश करता है, पर वो नहीं निकल पाता है और जिसके बाद ब्लेक अपने ही पैरों को अपने दांत से काटने लगता है। इधर शार्लेट अपनी बेटी को लेकर जंगल के रास्ते हाईवे की तरफ भागने लगती है। ब्लेक अपने दांत से अपने पैर को काटकर ट्रैप से आजाद हो जाता है और एक पैर और 2 हाथ के सहारे ब्लेक भी अब शार्लेट की तरफ तेजी से पीछा करना शुरू कर देता है। शार्लेट भागते भागते अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है। वहीं पे उसे डेरी का एक हाथ दिखाई देता है और शार्लेट को तभी याद आता है कि उसके पास एक गन थी। वो तुरंत उसे खोजने लगती है। लकीली वो गन उसे मिल जाती है। अब तक ब्लेक भी वहाँ आ चुका था। शार्लेट ब्लेक को देख अपनी बेटी के साथ वहीं एक पेड़ पे बने वुडन शेल्टर में जाकर छिप जाती है। ब्लेक भी रेंगता हुआ ऊपर चढ़ जाता है और ठीक शार्लेट के सामने होता है, पर कमाल की बात की वो शार्लेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस उसे और अपनी बेटी को देखे जा रहा होता है। बाप और बेटी की अच्छी बॉन्डिंग के चलते बेटी समझ जाती है कि इस समय ब्लेक के मन में क्या चल रहा है। वो शार्लेट से कहती है कि माँ, आप पापा को गोली मार दो, और फिर शार्लेट को ना चाहते हुए भी ब्लेक को गोली मारना पड़ता है। गोली लगने से ब्लेक की वहीं पे मौत हो जाती है। दरअसल ब्लेक अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता था, जो अपनों को भी ना पहचान सके। वो नहीं चाहता था कि उसके हाथों अपनों का खून है जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। इसीलिए ब्लेक ने खुद को खत्म करने का फैसला ले लिया और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मूवी आपको पसंद आई हो।